हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक तो जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह जी, उन्होंने विज़िट किया है यूके का, और क्या है वॉरशिप्स के हवाले से कोई डिफेंस से रिलेटेड मैटर्स है जिसके ऊपर वो डिस्कस कर रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजीज़ जो अवेलेबल नहीं है उनके पास वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ-साथ क्योंकि रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया भी आ रहा है, और उसमें जो मैक्रॉन है प्रेज़िडेंट ऑफ फ्रांस, वो एज़ अ चीफ गेस्ट आ रहे हैं। तो उनके भी जो डिप्लोमेटिक एडवाइज़र हैं उन्होंने मुलाकात की है, वो दिल्ली आए हैं। क्या हो रहा है रीजन में, क्योंकि यूके और फ्रांस वैसे तो अलग-अलग कंट्रीज़ है, लेकिन क्योंकि करीब भी है और दोनों के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं आपस में भी और साथ में हिंदुस्तान के साथ भी। डिफेंस के हवाले से बात करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजीज़ यूके से इंडिया लेना चाह रहा है। इस पे आज हमारी बात होगी। इसके साथ-साथ ऋषि सुनाक साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, और बहुत सारे लोगों के साथ भी मुलाकातें हुई हैं। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे, और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। Dr. Saab, thank you very much for joining my show. Always a pleasure, Fakr Bhai, to be with you. Always a pleasure. Thanks for inviting me. Thanks so बहुत much. शुक्रिया मैं डॉक्टर साहब वाकई आपका भी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो राजनाथ सिंह जी का विज़िट है, बड़ा अहम है। देखा जाए तो इस वक़्त मिडल ईस्ट में जंग, हम ये कह सकते हैं कि छिड़ चुकी है, और यूके और यूएस उसके अंदर जो कुछ है वो देखा जा रहा है, और एयर स्ट्राइक्स वो कर रहे हैं। इस दौरान वो मौजूद है यूके में, और वॉरशिप के हवाले से कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ लेना चाहते हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको इंडिया चाहता है कि डिफेंस में हम अपग्रेड कर दें विद द हेल्प ऑफ यूके और विद द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज़? देखिए, फखर भाई, आपको तो ये पता है कि अभी यमन पे अटैक शुरू हो गया ना, या अटैक कर दिया गया। इम्पेंडिंग था, बहुत दिनों से था, गलत जी, सिग्नल जा रहा था, तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। फाइनली एग्ज़ैक्टली। वो हो ही गया। सो देखिए, टू सू पीस यू मस्ट बी रेडी फॉर वॉर। अगर आपको पीस चाहिए तो वॉर के लिए तैयार रहिए। ये बेस्ट प्रपोजिशन है। दुनिया में दो तरीके के पीस की थ्योरी है। एक ये कि दुनिया में जाकर के सबको हरा दो, पीस हो जाएगा। दूसरा ये कि भाई अपने को इतना मजबूत कर लो कि सामने वाला आप पे आने से डरे, तो पीस हो जाएगा। एग्री, बिल्कुल सही। है ना? तो अब आप जो थ्योरी को सब्सक्राइब कर ले, इंडिया सेकंड थ्योरी को सब्सक्राइब करता है कि किसी को छेड़ो नहीं, और कोई छेड़ो तो छोड़ो नहीं। ठीक है ना? बिल्कुल। तो आप सब अपनी जिंदगी में अपने अपने से खुशी रहें। तो वही है कि आज की डेट में दुनिया कोलैबोरेटिव फॉर्म में जा चुकी है। फकर भाई, देखिए, ऐसा है कि अगर कोई दुनिया का देश और कोई दुनिया का इंसान ये सोचे कि हम अपने दम पे स्वयंभू हैं, सब कर लेंगे, वो जमाना गया। आज इंटरडिपेंडेंस की दुनिया है। हम सब एक दूसरे पे से कुछ ना कुछ जिसे कह लीजिए निर्भर है, आश्रित है। एक दूसरे की हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि हमने पृथ्वी को बांट दिया है, और हमने बिल्कुल। पृथ्वी के रिसोर्सेज को भी बांट दिया है। किसी के पास पेट्रोल निकल आया है, तो किसी के पास बालू ही बालू हो गया है। किसी के पास खूब पानी आ गया है, तो किसी के पास समंदर ही समंदर हो गया है। तो ये बिल्कुल। तो हमारी गलती है। उसके बाद अब हम इसको कहते हैं, ये देखो, भगवान ने तुम्हें ये दे दिया या अल्लाह ने तुम्हें ये दे दिया, जबकि उनको ये नहीं पता कि भैया वो एक बनाया था, आपने ये सब नॉनसेंस क्रिएट किया है कि ओके। रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ को आपने डिवाइड कर दिया। ऑलराइट। ठीक है। तो नाउ द वर्ल्ड इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन। अब वो चाह रहे हैं कि हम एक ज्वाइंट एफर्ट करके ह्यूमैनिटी को हम जो रिसोर्सेज हैं वो यूज करें, जिसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है इंटीग्रेटेड सोलर ग्रिड की जो बातचीत हो रही है कि भाई दुनिया के कुछ हिस्सों में खूब सन आते हैं और दुनिया के कुछ हिस्सों में सन हाँ, आता ही नहीं है। तो वो एग्ज़ैक्टली। एक इंटीग्रेटेड सोलर ग्रिड हो जाए कि वहां से जब वो बिजली बने, सारी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। हर देश का क्यों खाली अपना अपना ग्रिड हो? ठीक है ना? उसी तरीके से आप देखिए, आज की डेट में फूड एफपीओ है या एफएओ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन सारे जो दुनिया के रिसोर्सेज को एलिक्वेटली बांटना चाह रहे हैं। तो उसी श्रेणी में ये डिफेंस भी एक ऐसा चीज है कि अब दुनिया ये कह रही है कि भाई साथ आओ, जो लाइक माइंडेड है। चूंकि या दिमाग आपका समझ गया है, लाइक माइंडेड हो तो साथ आओ, और हम लोग साथ में चीजों को समझते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो उसमें अब इंडिया जाकर के अगर वो कर रहा है, क्या नाम है, अगर दूसरे कंट्रीज के साथ वो कर रहा है कि हम
आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं तो करने दीजिए। उसमें ये नहीं है कि हम किसी को अटैक करना चाहते हैं या चाइना को हारना चाहते हैं, बट हमने ये सीखा है 800 सालों में फखर भाई कि हम इसलिए नहीं हारे कि हम कमजोर थे और हम डरपोक थे। हम इसलिए हारे कि हम सोचे कि चाकू से काम चल जाएगा, दुनिया तोप बना रही थी। सही है, आप बिल्कुल। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल आप ठीक। दुनिया तोप बना रही है और आप चाकू बना रहे हो तो नहीं चलेगा ना। तो अभी बिल्कुल। ठीक है 800 सालों में तो ये है, बट आई होप कि जो मेरा विजन है और जो मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास के जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं उनको देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि 50 सालों में दुनिया बहुत आगे जा चुकी होगी। वॉर जो है वो एक डिस्टेंट हिस्ट्री होगी। हुँ, देखिए हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, मैंने तो मेरी पीएचडी के दौरान मैंने ये रिसर्च में किया, जिसमें हम रहते हैं ये सबसे लीस्ट कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, एरा है। वरना ऐसे ऐसे एरा हैं कि आधी आधी ह्यूमन पॉपुलेशन मार डाली है लोगों ने लड़ाई कर हुँ, करके। तो एग्ज़ैक्टली। अब हम चूंकि आदी हो गए हैं पीस के, इतना ज्यादा पीस देखने के कि अब अगर कहीं 1000-2000 लोग मर जाए तो हमें होता है यार क्यों हो रहा है, ये लड़ाई हो रही है। सो ह्यूमैनिटी हैव मूव्ड वेरी फॉरवर्ड, यूनाइटेड नेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर भी तैयारी रहे तो बेहतर है और यूज ना हो तो बेहतर है। दैट्स व्हाट इट इज। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, राजनाथ सिंह जी हम देख रहे होते हैं कि मतलब बहुत एक्टिव रहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं और डिफेंस के मैटर्स उन्होंने देखने हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि अमेरिका के साथ भी डिफेंस पे बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ की बात हुई। फ्रांस के साथ भी अभी क्योंकि हमारे इसी प्रोग्राम का एक हिस्सा वो भी है, जिस पे हम बात करेंगे। लेकिन हम ये भी साथ-साथ देखते हैं क्योंकि हमने ये भी देखा था कि यूके के साथ थोड़ा-सा ताल्लुकात खराब भी हुए थे। क यहाँ तक कहा गया कि जो डायमंड कहते हैं कि कोहिनूर जो डायमंड लगा हुआ है, वो हिंदुस्तान का है, वो आपका नहीं है। कहते हैं मतलब इस तरह की चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। मतलब अप्स एंड डाउन इज़ अ पार्ट ऑफ दैट रिलेशन ना। देखिए और एक चीज़ और कि उन्होंने हम मतलब हमारे ऊपर हमारे से मतलब है क्योंकि हम एक साथ एक उसमें सबकॉन्टिनेंट का हिस्सा रहे हैं, अभी भी हैं, तो हमारे ऊपर 200 साल इन लोगों ने हुकूमत भी की है, इसमें भी कोई वो डाउट नहीं है। तो थोड़ा-सा वो कहीं न कहीं लोगों का एक वो आता है बीच में, कहते हैं यार अब तो आपकी बारी नहीं, आपका टाइम हो गया खत्म, अब हमारा टाइम है। हाँ, तो हमारा टाइम तो है ही है ना। स्कॉटलैंड पे कोई पाकिस्तानी मिनिस्टर है जो कि उनके हेड बने हुए हैं और रशीद और सुनान साहब यूके में। यूके में सुनक साहब है, तो हो गया ना, बदला ले लिया अब क्या चाहिए। तो, और बिना बिना खून बहाए, बिना किसी को वो बिल्कुल, किए। बिल्कुल। देखिए दुनिया इस तरफ जा रही है फकर भाई। जब अमेरिका में जो है वो, देखिए अमेरिका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जी, कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से से आकर के, आप केनिया से भी हो तो लोग आपको अपना लीडर मानने को तैयार है। ये छोटी चीजें नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है ना, कि आप बिल्कुल आई एग्री केनिया सर। से आए और लोग आपको अपना मानने को तैयार है कि हमें बिल्कुल सर। लीड करो। बिल्कुल ठीक, ठीक बिल्कुल है ना, ठीक। अगर विवेक रामास्वामी जी बहुत एक फ्रंट कैंडिडेट के रूप में उभरे हैं आज की डेट में यूएस के अंदर हुँ, में, तो वो विवेक रामास्वामी जी की खास बात नहीं है। वो उस लोगों की मानसिकता की खास बात है कि वो इतनी प्लूरल आइडिया को सीख चुके हैं और इंडिया में ये शुरू से था। हुँ, देखिए आप हमारे यहाँ सोनिया गांधी जी आई, इटली से आई और बिल्कुल। रूल किया बकायदा उन्होंने भाई। इटली से आई और उन्होंने 10 साल के एकदम जो है बड़ी पावरफुल हुकूमत चलाई और बहुत पावरफुल उनकी सरकार थी। और एटलीस्ट सोनिया जी तो बहुत पावरफुल थी, कोई इंडियन तो है नहीं। तो हुँ, हमारे यहाँ दुनिया देखिए इसी तरफ जा रही है। दुनिया कॉमन ह्यूमैनिटी की तरफ जा रही है। ये स्टेट वाला जो आइडिया है ना, ये तो रहेगा, मगर स्टेट से ज्यादा पावरफुल हो गए कॉर्पोरेट्स, हुँ, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये राज करेंगे आज की डेट में। फकर भाई हमारा आपका गूगल बंद कर दिया जाए तो हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति खत्म हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, नहीं पढ़ हुँ, पाएंगे अब हम। ठीक है ना, लैपटॉप छीन लिए जाए तो आधे से ज्यादा यूनिवर्सिटी में बिल्कुल। पीएचडी और रिसर्च बंद हो जाए। एग्ज़ैक्टली। ठीक है ना, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का अगर विंडोज हट जाए तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि अब करना क्या है, क्योंकि हमने अपने इस बच्चों को पेन से ज्यादा तो कीबोर्ड सिखा दिया है। एंड्रॉइड हट जाए तो मोबाइल नहीं चलेंगे तो हमें आपको गश आने लगेगा भाई, मुझे तो मिर्गी आने लगेगी अगर मेरे हाथ से मोबाइल चली जाए तो। समझ रहे हैं ना आप? सही, सही। दुनिया अब उस तरफ जा रही है जो यूनाइटेड नेशन का आइडिया था कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म का, हुँ, कि दुनिया में एक ऐसा समय लाया जाए कि सारे देशों से हथियार ले लिए जाए। हथियार सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन के पास होगा और वो जो है बाकी सब देश पुलिस रखेंगे। और उसके बाद एक देखिए, यूनाइटेड नेशन एक सुपरा स्टेट है ना। स्टेट हुँ, क्या होता है, पाकिस्तान में क्या स्टेट क्या होता है?
एक सुप्रीम कोर्ट होगी, एक पार्लियामेंट्री बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी होगी और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। यही है, यही चीज यूनाइटेड नेशन में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उनका जुडिशियल बॉडी है, सिक्योरिटी काउंसिल उनका एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जनरल असेंबली उनका लॉ मेकिंग बॉडी है। सेम चीज ये हो गया था कि यूनाइटेड नेशन स्टेट्स को चलाएगी, स्टेट अपने अंदर का मसला चलाएंगे। इसलिए अगर आप यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल 2 क्लॉज 7 पढ़े तो कहते हैं डोमेस्टिक इंटरफेरेंस नहीं होगी। सो पॉइंट ये है ना कि दुनिया एक कॉमन ह्यूमैनिटी की तरफ जा रही है। जो कॉमन ह्यूमैनिटी का आइडिया होगा कि कुछ ऐसे मैटर होंगे कि हम मिल बैठ के गवर्न करेंगे और कुछ ऐसे मैटर होंगे कि वो लोकल छोड़ दिए जाएंगे कि तुम गवर्न करो। इसकी तरफ हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन को लोग कितनी भी गालियां दे, यूनाइटेड नेशन का कंट्रीब्यूशन वॉर को कम करने में एक बहुत मेजर रोल हुआ है कि 1945 से जब से ये आया है 10 अक्टूबर 1945, अगर मैं गलत नहीं हूं, तब से यूनाइटेड नेशन ने बड़े वॉर को तो कम से कम रोक दिया है जो उनकी क्षमता थी, और एक माइंडसेट बना दिया है देशों का कि अगर वो वॉर के लिए जाते भी है ना तो वो जस्टिफाई करते हैं कि वॉर का ये जस्टिफिकेशन है, ये है, इसलिए नहीं करें कि बस हमको जाना है, हमारी बात चलनी है। तो इसलिए एक कॉमन ह्यूमैनिटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं और ये उसी का एक अंश समझ लें कि वी आर सिटिंग टुगेदर, वी आर टॉकिंग टुगेदर। आई होप कि जल्दी ही पाकिस्तान भी इस बात को समझे और वो इस कॉमन ह्यूमैनिटी का पार्ट बने, इंसानियत का पार्ट बने, मानवता का पार्ट बने और हम सब साथ मिलकर के डेवलपमेंट करें। एक को इसको हरा देंगे, यहाँ पे ये कर देंगे, जमाना गया फखर भाई, जमाना जा चुका है इसका। ठीक है ना। अब आपको मैं बताऊं कि इंटरनेशनल लॉ में एक है कंसेप्ट ऑफ जस जुस कोजेंस कहते हैं, जस कोजेंस। उसमें यह है कि स्टेट के पास कंप्लीट फ्रीडम नहीं है कि वो जिस तरीके का ट्रीटी चाहे बना ले। कुछ उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, कुछ ऐसे चीजें कि वो उस तरीके का ट्रीटी नहीं बना सकते या उस तरीके का लॉ नहीं बना सकते। सो कॉमन ह्यूमैनिटी का ही ये सब, और यू लव कॉमन ह्यूमैनिटी, आई लव कॉमन ह्यूमैनिटी। हम ये नेशन स्टेट हो लेकिन सब भाईचारे की तरह रहे, बस। और क्या दिक्कत है इसमें? ये उसी का एक एक्सरसाइज है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त मिडिल ईस्ट की सिचुएशन मतलब मैं ये कहूँगा क्रिटिकल होती जा रही है। जो 7 अक्टूबर से आगाज हुआ था हमास के हमले के बाद से लेके अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये जंग जो है वो एक्सपेंड हुई। यमन के ऊपर यूएस और यूके मुश्तरका कंबाइन उनका अटैक चल रहा है। ईरान भी ओसीस को सपोर्ट करता है। क्या लग रहा है आपको कि ऐसी सिचुएशन में क्या राजनाथ सिंह जी की इस हवाले से भी कोई मतलब पॉसिबिलिटीज है कि ये नहीं बस ठीक है उनका अपना डिफेंस जो मैटर्स है उसके हवाले से बात की कि हाँ हमें अपने जो वॉरशिप्स हैं उसको फुल इलेक्ट्रिक या इस तरह के इंजन या इस तरह की टेक्नोलॉजीज चाहिए कि उस पे हम उसको कन्वर्ट कर दें? देखिए, डिस्कस तो सब कुछ होगा। रेड सी कोई छोटा मोटा मैटर नहीं रह गया है एग्जैक्टली। भाई। इट्स अ बिग मैटर, इट्स अ बिग कंसर्न, तभी उन्होंने अटैक किया भाई। देखिए, आप एक बात बताइए कि अगर हम इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चलें तो ये तो अमेरिका से पूछा जाना चाहिए ना कि आपने क्यों यमन पे अटैक किया, बिल्कुल क्यों आपने 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर का वायलेशन किया, क्योंकि यमन ने तो आपके ऊपर अटैक किया नहीं था। एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो उनका जस्टिफिकेशन तो यही होगा ना कि हुती जो कर रहे हैं, हुती का एक्ट यमन का एक्ट है, इसलिए हमने यमन पे अटैक किया क्योंकि यमन हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो पॉइंट वही है कि यमन को ना डिस्कस किया गया हो यह असंभव है। इस समय कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ, अभी देखिए आप, तो वेस्ट एशिया फिलहाल बना हुआ है और बाकी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर आ चुके। इवन अफगानिस्तान टू सर्टेन एक्सटेंट हैज स्टेबलाइज्ड। अब अफगानिस्तान इंटरनली कैसे चलता है ये अफगानिस्तान और अफगानियों का मैटर है, ये हमारा आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं है। उनको अपने यहाँ किस तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नेंस चाहिए, कैसी सोसाइटी बनानी है, ये उनका और उनके समाज का मैटर है, हम लोग से कोई लेना देना नहीं। बट एज अ इन जनरल तालिबान का कंट्रोल तो है ही है ओवरऑल। ठीक है ना। तालिबान ने अफगानिस्तान के, अब एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुना कहीं पे इधर उधर बम अटैक हो जाते हैं, बट मैंने तो ऐसा कोई नहीं सुना कि कहीं पे कोई खाना जंगी चल रही है या कोई इंटरनल वो चल रही है। तो दे हैव टेकन अ गुड कंट्रोल ऑफ वर्ल्ड। और हमारी भी कोई इच्छा नहीं है कि भाई हम किसी भी तरीके से तालिबान को डिस्टेबलाइज करें। अफगानिस्तान किसी भी फॉर्म में रहे, स्टेबलाइज रहे, ये ज्यादा जरूरी है। इकोनॉमिकली वो ग्रो करें। अभी कुछ दिन पहले आया था कि उनकी करेंसी भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी बिकॉज ऑफ द, बिल्कुल, पूरे एशिया में। यस, पूरे एशिया में। तो पॉइंट यही है कि डिस्कस तो सब कुछ हुआ होगा, क्योंकि जब आप इतने बड़े ओकेजन पे मिलते हैं और इतना बड़ा फोरम आपको मिल रहा है कि दो देशों के डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर मिले, तो इन चीजों को आप अनटच्ड कर नहीं सकते। और देखिए, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। आपको अगर बता करके ना हम आपका हक ले ले तो आप शायद बुरा नहीं माने। जैसे मैंने कहा, यार फकर भाई आज मत आओ यार, तुम्हारी जगह किसी और को दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक।
तो आप बुरा नहीं पॉसिबल। मानोगे, आपको ठीक है ले जाओ, तो आपके हाँ। अंदर ये फीलिंग होगी कि आप गिवन अप समथिंग। लेकिन वही हम आपको बिना बताए किसी को ला देना, और आपको बड़ा दुख होगा यार कि धोखा दिया यार मुझे। तो एब्सोल्युटली। कम्युनिकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, सबको बता करके, यहाँ तक कि उन्होंने क्या नाम है, एंथनी ब्लिंकन ने अटैक से पहले जयशंकर साहब को डायल किया था यमन में अटैक करने से पहले कि भाई हम अटैक कर रहे हैं। इट्स अ बिग थिंग, दैट इज द एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो बिल्कुल मेरे ख्याल सही। से डिस्कस तो हुआ ही होगा बिल्कुल। नहीं तो लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि अभी जयशंकर साहब ने 15 को जाना है ईरान भी, और ईरान मैं कहूँगा बड़ा स्टेक होल्डर है, वैसे तो डायरेक्टली उनकी जंग नहीं छिड़ी हुई इज़राइल के साथ, लेकिन उनके ताल्लुकात भी अच्छे नहीं, और मिडल ईस्ट को अगर हम देखें तो उसमें ईरान का, सऊदी अरेबिया का, यूएई का रोल बड़ा अहम है, और इज़राइल को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी एक बड़ा मजबूत मुल्क है। तो ऐसी सिचुएशन क्योंकि अगर क्रिएट होती है तो उसका इम्पैक्ट, जिस तरह यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट जो है, हमने यहाँ पे, आपने, हमने, हम सब ने फील किया इन्फ्लेशन की सूरत में बहुत। अगर मिडिल ईस्ट में ऐसा कुछ होता है, और इस वक्त मिडिल ईस्ट में बड़ी डेवलपमेंट्स हमें नजर आ रही हैं, चीन है, इंडिया है, रशिया है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, एक बड़ी मजबूत चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो ये भी तो बहुत ज्यादा असरअंदाज इन चीजों के ऊपर ये सारा कुछ हो सकता है, अगर ये जंग मजीद बढ़ती है या प्रोलॉन्ग होती है। मुझे नहीं लगता ये जंग बढ़ेगी, ओके। बिकॉज सबको पता है कॉन्सिक्वेंसेस। ओके। ईरान ऑलरेडी गरीबी से गुजर रहा है, और वो गरीबी बिल्कुल। जो है ये वेस्टर्न का रैथ का ही नतीजा है। उन्होंने अगर वो एब्सोल्युटली। सैंक्शन नहीं लगाए होते तो ईरान इस एरिया का वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री होता है, इसमें तो कोई शक एग्जैक्टली। नहीं। ठीक है ना। तो वो इस पागलपन के लिए वो अनफॉर्चुनेटली, अब देखिए जो सच्चाई है उसमें हमको आपको जीना है। हर दौर की एक सच्चाई होती है। इस दौर की सच्चाई है कि भैया वेस्ट से पंगे, आपको मिलिट्री पंगे नहीं ले सकते आप, बाकी पंगे आप जितने ले लो। ठीक है ना। तो अब अगर मिडिल ईस्ट में, वो भी मिडिल ईस्ट में सब आपके साथ तो नहीं है। सऊदिया तो खड़ा हो गया है कि भाई हम तो, सऊदिया ने जब हुती ने इजराइल के ऊपर अपने मिसाइल मांगे तो एंटी मिसाइल से सऊदिया ने उनके मिसाइल गिरा दिए कि हम इजराइल तक नहीं पहुंचने देंगे। तो कोई एक कॉमन सेंसस तो नहीं है ना। ये तो ऐसी वॉर नहीं होगी ना कि इस्लाम वर्सेस वेस्ट की वॉर तो नहीं होने जा रही सही है, कह रहे हैं। क्रूसेड तो नहीं होने जा रहा। इस्लामी दुनिया बढ़ जाएगी, मैं आपको कंफर्म कह रहा हूं। सेंट्रल एशियंस का कोई इरादा नहीं है कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आके लड़ेंगे, ये तो होने वाला रहा। उसके बाद बिल्कुल। अजरबैजान, और ये इतनी छोटी कंट्रियां हैं कि इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो पॉइंट ये है कि आप ये देखें कि ईरान अगर ये लड़ाई को एक्सकलेट करना चाहता है कि आप हुद्दी पे अटैक करोगे तो हम करेंगे, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा ईरान के ऊपर? क्या वो एग्जैक्टली। उस कॉन्सिक्वेंस के लिए तैयार है? उसके उन्होंने मार दिया, 10 मिसाइल मार दिया, उसके बाद 15-20 कितना दिन लड़ लेंगे आप? कितना दिन? रशिया ने क्या कर लिया? रशिया, अब शुरू में हम देखते थे जब टीवी, 15 दिन में जीत जाएंगे, 15 दिन में कीव फतह, बिल्कुल। ये फतह, वो फतह, एग्जैक्टली। 4 किलोमीटर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बिल्कुल अपने सही। लोग मरवा दिए। अब लोग, मैं जब कजाकिस्तान में था, प्रॉपर्टी के प्राइस रातों रात शूट आउट कर गए, क्योंकि जब इन्होंने ड्राफ्टिंग शुरू की सेकंड वाली, तो लोग भाग भाग के जो है वो रशिया छोड़ के भाग रहे थे। भाई कोई नहीं लड़ना चाहता आज की डेट में, वो गया जमाना सही जब लोग। कह रहे हैं। आज के जमाने में लोगों बिल्कुल। ने यूट्यूब है, ये है, वो है, उसको अपनी जिंदगी को मजा लेना है, वो अपनी जिंदगी को जीना चाहता है भाई। उस समय कुछ नहीं होता था। सवेरे उठे तो क्या करे, खाना खा लिया, अब क्या करे, चलो भैया तो जीतना ही चल लो। अब भाई जंग बहुत कर चीजें, लेते। अब आराम की और एंजॉय करने की बहुत चीजें। कुछ तो पिक्चर देख रहा है, गेम खेल रहा है, मैं व्हाट्सएप पे चैट कर रहा म्यूजिक हूँ, वही सुनते सब हैं कर लोग लेता बहुत ज्यादा। है। हाँ, मैं वो तो है कि म्यूजिक में बहुत टाइम गुजार लेता हूँ। तो वो नहीं मरना चाहता भैया, जबरदस्ती उसको बिल्कुल मरवा सही दिया कह वो रहे तो। हैं, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं, आपको वाकई। लड़ने के लिए आदमी नहीं मिलेंगे, लीडर तो लड़ने को तैयार है। जाके पूछिए ईरान में कितने तो लोग लड़ना रशिया में चाहते हैं। कह रहे अभी कम पड़ गई है उनकी फौज, और पुतिन साहब कह रहे हैं कि भाई नए लोगों को लेके आओ, भर्ती करो। कहते हैं वो जो यंगस्टर्स है वो कह रहे हैं हमने नहीं जाना फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। अरे वो कह रहे बच्चे पैदा करो, अब 16 साल तक और हाँ लड़ेंगे, वो बच्चे बड़े होंगे तब लड़ेंगे। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल ये भी खबर आ नहीं रही लड़ना चाहते। मैंने सेंट्रल एशियन से पूछा, मेरे बच्चे, मैं जब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाता था बच्चों को, सही। मैंने क्लास में पूछा, मैंने कहा तुम लोग ये यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, लड़ना चाहते हो? बोले नहीं भैया, हम यहाँ खुश हैं। नॉट सब दुनिया इंटरेस्टेड। मनी माइंडेड हो गई है भाई। सब कोई गूगल, लैरी पेज और फेसबुक और ये बनाना चाहता है। ये दुनिया स्टार्टअप वाली है। ये वॉर अप वाली नहीं है दुनिया। ये बच्चे स्टार्टअप की दुनिया में है। ये बिलीनियर बिलीनियर बनना चाहते हैं भैया। जबरदस्त। आपको नहीं मिलेंगे जंगजू। अगर आपका लीडर हम्म। जंगजू है ना, तो वो देखेगा कि 4-5 लोग उसके साथ आ तो जाएंगे, उसके बाद उसको लड़ने वाले नहीं मिलेंगे।
एग्री सर, कितने बिल्कुल। लड़वा लोगे, कितने लोग नहीं मरना चाहते इस कॉज के लिए। अब और हुँ। आजकल बॉर्डर इतने कम हो गए हैं कि सब एक दूसरे को जान रहे, पहचान रहे, सबकी दोस्तियां हैं एक दूसरे से। कितना भी हिंदू इंडिया पाकिस्तान को लड़वा लो, इंडिया पाकिस्तान वाले आपस में लोग वीडियो व्हाट्सएप के जरिए बिल्कुल, कर रहे हैं। कभी बहुत अंजू ज़्यादा। दीदी इधर आ जा रही है, कभी सीमा दीदी उधर चली जा रही है, आप कैसे रोक लोगे? गया जमाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही समझ कह रहे रहे हैं। हैं? आप लड़ाई तो छेड़ दो, लड़ने वाले कहां से लाओगे? कहाँ से लाओगे फिर, मतलब खाली मशीनें तो नहीं चल सकती ना, कोई एग्जैक्टली। रोबोट्स तो है नहीं कि आप बस सिर्फ उनसे लड़ाई। आज भी इंसान की जरूरत है जंग के लिए भी और हर चीज के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा रिपब्लिक डे के ऊपर बात करते हैं। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने आना है और कह रहे हैं कि हमारे टाइज मजीद स्ट्रांग हुए हैं। अब क्या ऐसी चीजें हो रही है कि यूरोप में और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, लेकिन फ्रांस के साथ इंडिया का ताल्लुक ऐसे लगता है बिल्कुल एक अलग से बहुत ज्यादा है। क्या वजह है इसकी, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो बाकी कंट्रीज में नहीं है और फ्रांस के साथ बहुत ज्यादा? फ्रांस के साथ एक तो हिस्टोरिक टाई रप रहे हैं, जैसे आपको पता है पौंडीचेरी है, बंगाल या के कुछ रीजन है, वो सब फ्रांस के उसमें था, कंट्रोल में था। तो एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है, और फ्रांसीसियों ने यहाँ पे ब्रिटेन ब्रिटेन के अगेंस्ट में लोकल राजाओं के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है। जी, तो एक वो भी कनेक्शन है, प्लस फ्रांस का मतलब है ईयू, फकर भाई। एग्जैक्टली। फ्रांस इज नॉट जस्ट कंट्री, फ्रांस आ रहा है तो ईयू की इकोनॉमी आ रही है, ठीक है बेशक, ना। बिल्कुल सही कह रहे तो अभी जैसे मैंने देखा कि जयशंकर साहब ने, उनकी कोई एक मिनिस्टर है, वो फ्रांस की फॉरेन मिनिस्टर, अरे ईयू की फॉरेन मिनिस्टर बनी, उनको बधाई भी दी। हैं। तो बिल्कुल। फ्रांस के साथ टाइज इसलिए जरूरी कि इवन फ्रांस इज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, वो बिजनेस का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब एग्जैक्टली। ब्रेग्जिट के बाद से जो यूरोप है वो दो पार्ट में टूट गया। फ्रांस चाहता है कि यूरोपियन और यूनियन जो ट्रेड, इंडिया के साथ जो ट्रेड हो, वो ब्रिटेन के थ्रू ना हो, डायरेक्ट हो। जैसे कि पूरी की पूरी जो आपको पता हो, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी ही इसलिए थी ओके। क्योंकि ये जो डच थे, यानी जिसको आज के डेट में नीदरलैंड कहते थे, ये लाते थे गरम मसाले, काली मिर्च वहां इंडिया से, और ये गोरों को बेचते थे। तो एक बार उन्होंने 1 शिलिंग का जो है प्राइस बढ़ा दिया था ये इसका, काली मिर्च का। तो गोरे ट्रेडर यानी अंग्रेजों ने कहा इनसे, नीदरलैंड हॉलैंड वालों से बोला, हम नहीं देंगे ये 1 शिलिंग, हम डायरेक्ट खरीदेंगे जाके, तुम महंगा कर रहे हो और ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। उसी पे उन्होंने चार्टर बनवा लिया ना, वो साला 1 शिलिंग का वो काली मिर्च महंगी होती हो ना, हमारे ऊपर ये आजाद मिलता है। आप समझ रहे हैं? तो कोई क्या? इनडायरेक्ट नहीं चाहता, सही सही। इनडायरेक्ट कोई भी नहीं चाहता कि भैया तुम ट्रेड करो। फ्रांस कह रहा है वी आर द गेटवे फॉर यूरोप। आपको क्या चाहिए? ब्रिटेन क्यों जाना है आपको? ब्रिटेन के पास क्या है आज की डेट में? आपको बड़े बड़े मशीनरी चाहिए, हम देंगे। आपको डिफेंस चाहिए, हम देंगे। रेफल्स चाहिए, हम देंगे। आप ब्रिटेन क्या जाना है आपको? ब्रिटेन में क्या मिलेगा? छोटी सी कंट्री है, 7.5 करोड़ लोगों बिल्कुल। की। हम तो ईयू के ऊपर बैठे हुए हैं, हम तो आपको 80 करोड़ का वो दे रहे हैं, मार्केट दे रहे हैं, 80 करोड़ का ट्रेड दे रहे हैं। आप चुन लो, 7 करोड़ का मार्केट चाहिए या 8 करोड़ का। तो वो दे डोंट वांट इंडिया टू कम वाया ब्रिटेन, दे वांट इंडिया टू ग्रो कम डायरेक्टली वाया यूरोप। अब वो कौन बनेगा वो कमिंग पॉइंट, एंट्री पॉइंट? तो वो कह रहे हैं, फ्रांस कह रहे हैं वी आर द एंट्री पॉइंट। और फ्रांस इंडियन बच्चों को, मैंने पर्सनली एज अ प्रोफेसर ऑफ लॉ एक वो साइन किया था अपनी यूनिवर्सिटी के साथ, मुझे फ्रेंच ने कांटेक्ट किया था। उन्होंने कहा था, इमैनुअल फ्रेंच एम्बेसी से मुझे मेल आया था, मैं बड़ी यूनिवर्सिटी में था। उन्होंने कहा कि वी वांट टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, एमओयू, आपके लॉयर्स का एक्सचेंज का। तो हम लोगों ने बच्चे के एक्सचेंज का जबरदस्त। वहां पे वो सब किया था। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि फ्रांस चाहता है कि इंडिया का ट्रेड पार्टनर बने, रिलायबल पार्टनर पड़े। अभी आपने देखा था ऑस्ट्रेलिया के नाम पे अमेरिका ने कैसा झटका दिया था, उनका जो हाँ सबमरीन, बिल्कुल, यस यस, बिल्कुल उनको भूला सबमरीन वाला। नहीं। जी, तो सब वो जो, सब जी जी आप बोलिए। बिल्कुल, वो सबमरीन वाला, ख़ैर वो तो अभी मेरे ख़्याल साल पहले, डेढ़ साल पहले की बात है। जिसके ऊपर हर कोई, क्योंकि इन कंट्रीज़ के पास जो टेक्नोलॉज़ीज़ है, अगर वो उसको कोई खरीदेगा नहीं, सऊदी अरेबिया उसको नहीं खरीदेगा, हिंदुस्तान उसको नहीं खरीदेगा, पाकिस्तान उनको नहीं खरीदेगा, तो ये क्या करेंगे? उसका मतलब उसका कुछ भी तो नहीं हो सकता, बस पड़ी रहेंगी वो सारी चीज़ें। तो ये ख़ैर एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये लोग, इनका फ़ोकस अब ज़्यादातर जो है, पहले हम लोगों का फोकस इन कंट्रीज पे होता था, लेकिन अब इनका फोकस जो है वो एशियन कंट्रीज में ज्यादा है, अरे हिंदुस्तान, चीन, पाकिस्तान और इन पे। जी जी। फकर भाई, दसौर बंद होने वाली थी, दसौर को रिवाइव ही किया इंडिया के इसने। इंडिया का ये जो राफेल का उनको वो मिला था, दसौर की हालत एग्जैक्टली। बहुत खराब थी। ओके। तो आप चाहे F-18 खरीदो या राफेल खरीदो, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, माल सबके पास एक है, आप समझ रहे बिल्कुल हैं ना? सही। दिक्कत एग्री अब ये हो बिल्कुल। गई है।
बिल्कुल सही है। और खैर अभी रिपब्लिक डे आएगा तो फिर देखेंगे कि मैक्रोन साहब जब पहुंचेंगे इंडिया तो क्या नई चीजें और क्या हो सकती है। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मौका है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो भी इंडिया की सूरत में उनको मिल रही है। बाकी कंट्रीज को भी वो कोशिश करते हैं कि अपनी जो टेक्नोलॉजीज हैं, अपना जो चीजें वो बनाते हैं कि वो सेल आउट करे। और अब क्योंकि उनको पता है कि बाकी मार्केट्स जो हैं उनके यहाँ इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि अब एशियन मार्केट्स बन रही है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू। थैंक यू सर।